सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ तो आपसे कुछ ही देर पहले तुर्क सदर तैयब रजब एर्दोगान जो हैं वो पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। 2 रोज़ा सरकारी दौरा है और आपसे कुछ देर पहले वो नूर खान एयरबेस पहुँचे। यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनका इस्तकबाल किया और उसके बाद अब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वो मौजूद हैं और वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचने पर भी उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। उनको गार्ड ऑफ ऑनर वहाँ पर पेश किया गया। उसके साथ ही जो काबीना के अरकान थे वज़ीर-ए-आज़म ने उनसे तुर्क सदर का तारुफ करवाया। उसके बाद जो तुर्क सदर के साथ आए हुए तुर्की के में जो काबीना के अरकान हैं उनके साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तारुफ कराया गया। आपको इस दौरे के हवाले से बता दें, बड़ा अहमियत का ये दौरा है, अहमियत पर मुश्तमिल है और इस दौरे के दौरान कई अहम मुआहदे हैं जिन पर दस्तखत किए जाएंगे, क्योंकि तुर्क सदर के साथ ना सिर्फ काबीना के अरकान बल्कि मारूफ जो कारोबारी शख्सियात हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, पाकिस्तान आई हैं। सरमायाकारी के हवाले से बड़ा अहम समझा जा रहा है ये दौरा। जो मुआहदे इसमें होंगे कुछ सर फहरिस्त हैं जिनमें दिफा है, रेलवे है, इतलात है, मईशत है, तिजारत के हवाले से भी कई मुआहदे हैं जो कि सर फहरिस्त हैं जिन पर दस्तखत किए जाएंगे। और इसके अलावा दोहरी शहरियत के मुआहदे के हवाले से भी बात की जा रही है। तुर्की और पाकिस्तान के माबैन इस पर भी दस्तखत किए जाने के इम्कानात हैं। अलबत्ता जो ज़ाहिर 2 रोज़ा दौरा है तो आज जो आज उनकी मसरूफियात हैं वो कुछ ये हैं और कल 14 फरवरी को ना सिर्फ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से बल्कि तुर्क सदर जो हैं वो बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से भी खिताब करेंगे और साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हमरा तुर्क सदर पाकिस्तान और तुर्की के माबैन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के 6ठे इजलास की मुश्तरका सदारत भी करेंगे। साथ ही साथ जो कश्मीर का मामला है उस हवाले से भी जब पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है और कश्मीर के मामले पर भी तुर्क सदर से बातचीत की थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनको टेलीफोन पर भी तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह किया था और अपनी ताउन का पूरा यकीन तुर्क सदर ने दिलाया था। तो अब जो सूरत हाल चल रही है कश्मीर के हवाले से जो पाकिस्तान का किरदार है उस पर जो ताउन है तुर्की का वो बड़ी अहमियत का हामिल है। साथ ही साथ ज़ाहिर जो हम स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल की बात कर रहे हैं उसके इख्तिताम पर एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया जाएगा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से भी इमरान खान के हमरा तुर्क सदर तैयब एर्दोगान जो हैं वो खिताब भी करेंगे। ना सिर्फ बड़े अहम मुआहदे हैं, याददाश्तों पर दस्तखत हैं, बल्कि ज़ाहिर एक पुराना साथ है पाकिस्तान और तुर्की का। ब्रादर मुल्क है तुर्की और पाकिस्तान के साथ तुर्की ने हमेशा ताउन किया है हर मामले पर, चाहे वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामलात हों, तिजारती मामलात हों, सरमायाकारी के हवाले से मामलात हों। इस हवाले से पाकिस्तान और तुर्की का एक बहुत पुराना साथ रहा है। 2016 में तुर्क सदर पाकिस्तान आए थे जब उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी और उस वक्त भी उन्होंने पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से खिताब किया था और अब 2016 के बाद ये 2020 में उनका ये दौरा है। इससे पहले ये शेड्यूल था दौरा अक्टूबर में 2019 में, लेकिन इसको रीशेड्यूल किया गया था जब ये कुर्द जंगजुओं के साथ तमाम तर जो एक कशीदा सूरत हाल तुर्की की चल रही थी उसके सबब इस दौरे को रीशेड्यूल किया गया था और अब ये तुर्क सदर जो कि 2 रोज़ा दौरे पर सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। जो सूरत हाल बता रही हैं हम आपको वो सूरत हाल ये है कि ज़ाहिर अहम तिजारती मुआहदे हैं जिन पर दस्तखत होने हैं, ये तिजारत के मामलात हैं। उसके अलावा इत्तलात के शोबे के हवाले से जो मुआहदे हैं उन पर भी दस्तखत होंगे, दिफा है, रेलवे है और पाकिस्तान को इस वक्त सरमायाकारी की बड़ी अहम ज़रूरत है कि जो दीगर ममालिक हैं, जो ब्रादर ममालिक हैं, जो हमसाया ममालिक हैं वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करें ताकि पाकिस्तान की जो मईशत है उसको थोड़ा सा एक सपोर्ट हासिल हो। फैसल आज साहब हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान से, उनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। फैसल साहब, ज़ाहिर दौरा तो बड़ी अहमियत का हामिल है लेकिन इस दौरे में लोग ये बात कर रहे हैं कि तिजारत के हवाले से कितना जो है ये दौरा अहमियत का हामिल हो सकता है, क्योंकि जो तिजारत है, जो ट्रेड है उसके मामलात हमने बीच कुछ सालों में इतने अच्छे नहीं देखे तुर्की के साथ, तो पाकिस्तान इस हवाले से क्या करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समिया, जो आपने बात की वो बात बिल्कुल दुरुस्त है और मैं भी इससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ
कि तुर्की और पाकिस्तान के जो आपस में ताल्लुकात हैं वो पुराने ताल्लुकात हैं, और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पिछले दिनों जो तुर्की का दौरा किया और इससे चीज़ें जो हैं मज़ीद मुस्तहकम हुई और आगे की तरफ बढ़ी। और आज जो तुर्की के सदर अपनी कैबिनेट के कुछ मेंबरान के साथ और ख़ास तौर पे वहाँ के जो बड़े सरमायाकार हैं, वहाँ के जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको साथ लेके आने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के साथ जो है ऐसे मुआहदे तय किए जाएँ जिससे पाकिस्तान की मैशत में भी बेहतरी आए और बिजनेस जनरेटेड प्रोग्राम्स हों, ताकि जो है पाकिस्तान जो आजकल इकोनॉमी के हवाले से कुछ मुश्किलात न कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि तुर्क के इस जो MOUs कल साइन होंगे तो उससे बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। और इसमें ये बात भी दुरुस्त है कि उसमें 2-3 चीज़ें जो है वो तो बड़ी उन्होंने क्लियर कह दी हैं कि हम डिफेंस के हवाले से बात हुई है, रेलवे के हवाले से बात हुई है और भी ऐसे डिपार्टमेंट्स जिसमें तुर्की ने बहुत तरक्की की है। तुर्की दुनिया का मुस्लिम मुल्क है जिसने, मैं समझता हूँ कि बहुत मेहनत की है और मेहनत की वजह से जो है उसने बहुत तरक्की की है। और आज कुछ डिपार्टमेंट्स में जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपर्ट समझे जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उनको उनके तजर्बे से मुस्तफीद भी होना चाहिए और उनकी जो गाइडलाइन है उसको मद्देनजर रखते हुए अपने इश्यूज को जो है वो आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, पॉइंट लेकिन हमें ज्वाइन करें जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अमजद साहब, ज़ाहिर पाकिस्तान के और तुर्की के बहुत ही पुराने ताल्लुकात हैं, ज़ाहिर ब्रादर मुल्क है, हमारा हमसाया मुल्क है। तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान की सिफारतता पर और दीगर मामलात पर हमेशा मदद की है, लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसके पेश नज़र ये दौरा तुर्क सदर का कितनी अहमियत का हामिल है? देखिए तुर्की के साथ तो हमेशा से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे, लेकिन कश्मीर के मामले में जिस तरह खुल के उन्होंने हमारी हिमायत की है वो एक एफर्ट है हमारा। और कोलानपुर कॉन्फ्रेंस में ना जाके थोड़ी सी जो गलतफहमियां हुई थी उसको दूर करना जरूरी है। ये दौरा आपने करवाया, ये इस लिहाज से बेहतर है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग उनके साथ दोबारा दुरुस्त होगी आपकी। उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उनके साथ, पर्टिकुलरली डिफेंस फील्ड में, वो बड़ी अहम है। पाकिस्तान ने पहले ही इनको कुछ 4 आबदोदों के ऑर्डर दिए हुए हैं, उसके साथ साथ कुछ हेलीकॉप्टर के ऑर्डर्स हैं, लेकिन यह है कि चूंकि ये पाकिस्तान में ही अल्टीमेटली बनाए जाने के चांसेस हैं या उसका तय किया है, तो उसके लिहाज से आपके पास टेक्नोलॉजी भी आएगी। फिर पाकिस्तान मशाक सुपर इनको दे रहा है, वो भी मैं समझता हूँ एक लिहाज से आपके लिए एक अच्छा डील है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज वगैरह आपको मिलेगा। तो ये एक कॉपरेशन हर लिहाज से आपके मुफाद में है। पॉलिटिकली मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने के लिए, पॉलिटिकली कश्मीर के इशू के ऊपर, और डिफेंस फील्ड में डिफेंस प्रोडक्शन में जो कॉपरेशन है, इन चीज़ों की वजह से ताल्लुकात तो पहले भी बहुत अच्छे थे, लेकिन ये कुर्बत जो इकोनॉमिक कॉपरेशन की कुर्बत होती है वो लास्टिंग होती है। क्योंकि आजकल इस ज़माने में, इस दौर में कौमें सारे अपने माली और माशी मफादात जो हैं वो या तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आपके सियासी नुक्ता निगाह से हो, जिस तरह भारत और अमेरिका की हो रही है जी। और इस वक्त जबकि OIC तकरीबन फ्लॉप भी पड़ी है, तो मेरा ख्याल है मलेशिया, टर्की, पाकिस्तान, ईरान वगैरह, इनकी कोऑपरेशन जो है वो मुस्लिम उम्मा के लिए एक नेक फाल। ठीक है, ये तो वो बात हो गई कश्मीर के सूरत हाल पे जो मुस्लिम उम्मा का किरदार है, लेकिन अमजद साहब ज़ाहिर CPEC बड़ा एक अहम मनसूबा है पाकिस्तान के लिए, उसमें भी शराकत दारी का ख्वाहिशमंद है। तुर्की इस बात का ख्वाहिश भी कर चुका है पहले। इस हवाले से आप इस दौरे को किस तरह देखते हैं? वो इस तरह है कि पाकिस्तान ने जब चाइना से ये CPEC का किया तो इनिशियली ये समझा जा रहा था कि ये सिर्फ चाइना और पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने जब सऊदी अरेबिया को इनवाइट किया तो फिर उन्होंने ओपन कर दिया कि दुनिया में कोई भी मुल्क चाहे वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, पर्टिकुलरली जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं CPEC के साथ साथ उनमें। तो उस लिहाज से आपने गवादर में इन्वेस्टमेंट इन्वाइट की है, उसमें सऊदी अरेबिया आ रहा है, ईरान आ रहा है, और यहाँ टर्की को भी एक अपॉर्चुनिटी आप ऑफर कर दें, बड़ी अच्छी बात है अगर वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है। और मलेशिया को भी आपने इन्वेस्टमेंट की ऑफर की है। तो CPEC जो है वो चाइना के साथ जो अंडरस्टैंडिंग अभी ये है कि दुनिया में कोई भी मुल्क, जब पिछले दिनों अमेरिका का विजिट किया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने और इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने,
तो वहाँ भी जो पोम्पियो से इससे जो मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप से, उसने जब इतराज किया सीपैक के ऊपर कि जी आप चाइना के साथ बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको भी यही ऑफर की थी कि जनाब हम आगे नहीं बढ़ रहे, आप भी आगे बढ़ें और सीपैक में इन्वेस्ट करें। जो है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे कोई भी इन्वेस्ट अगर करे तो पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि ये इंप्रेशन खत्म हो जाएगा कि ये सिर्फ चाइना स्पेसिफिक है, क्योंकि चाइना स्पेसिफिक होने से इंडियन ओशन में जो प्रेजेंस है चाइना की, पर्टिकुलरली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास, वो हमेशा अमेरिकन को उसकी परेशानी रहेगी। लेकिन अगर वो खुद पार्टनर बन जाते हैं, टर्की मल्टीनेशनल अगर एक चीज हो जाती है तो फिर वो शुभात जो है वो दूर हो जाएंगे और आप बिल्कुल इससे भरपूर फायदा उठा सकते हैं। जाहिर पाकिस्तान की मईशत को बड़ा फायदा होगा। पॉइंट है कि मैं चाहूंगी अमजद साहब हमारे साथ आप मौजूद रहिए, क्योंकि हमारे नुमाइंदे अनवर अब्बास हमारे साथ, उनसे डिटेल्स ले लेते हैं इस 2 रोज़ा दौरे की। तो अनवर बताइएगा ये जो 2 रोज़ा दौरा है तुर्क सदर का, क्या मसरूफियात रहेंगी उनकी और कौन कौन से अहम मुआहदों पर दस्तखत होंगे? ठीक है, अनवर अब्बास से हम रब्ता करने की दोबारा से कोशिश करते हैं। फैसल साहब, यही सवाल मैं आपसे करती हूँ, ज़ाहिर इख्तितामी मराहिल में हैं और ये तकमील के मराहिल में अब जो सीपैक का मंसूबा है वो अब आ चुका है। अब तुर्की ख्वाहिशमंद है कि जो इक्तिसादी खुसूसी जोन्स हैं उसमें अपनी एक पार्टनरशिप जो है वो भी कायम करे। इससे ख़ुद पाकिस्तान की मईशत को कितना सहारा मिलेगा? देखिए, ये तो बड़ी खुश आइन और अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है कि नेशनल जो है इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है, ताकि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए। और अगर तुर्की ये बात करता है कि हम आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये बड़ी खुश आइन बात है। और इससे ना सिर्फ ये कि रोज़गार के बेहतर मौके मैसर होंगे, बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत एक वाइटल रोल होगा। तो ये एक खुशाइन बात है और हमें इस वक्त मैं समझता हूँ कि इस सबसे ज़्यादा फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिस तरह के फ़ॉरेन विजिट्स कर रहे हैं और लोगों को वहाँ पे कन्विंस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को कोशिश कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें, ताकि पाकिस्तान में जो है बेरोज़गारी भी ख़त्म हो और जो है इकॉनमी की सूरत हाल भी बेहतर हो। तो तुर्की ने ये जो बात की है, ये बात बड़ी अच्छी है, खुश आइन है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इकॉनमी में इसका बड़ा अहम रोल होगा। अच्छा, आपने कहा कि इकॉनमी में बड़ा अहम रोल होगा, लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारे शोबे हैं जिसमें हमने ख़ास तवज्जो नहीं दी। अगर तुर्की ये कह रहा है कि हम कानकनी के शोबे में सरमायाकारी करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी के फ़रोग के हवाले से बात करना चाहते हैं, ये दौर टेक्नोलॉजी का दौर है, ज़ाहिर डिजिटल दौर है, और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो डिजिटल तौर पर हम देख रहे हैं खासा काम कर रही है। अगर तुर्की का भी साथ यहाँ पर मिल जाएगा तो कितना बेहतर होगा? मैं समझता हूँ एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देखिए, तुर्की जो है इस वक्त जो है इन शोबाजात में काफ़ी हमसे आगे है। अगर वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करता है, हमें यहाँ पे गाइडलाइन देता है, तो इससे मज़ीद बेहतरी आएगी और हम यकीनन उनसे टेक्नोलॉजी के हवाले से भी सीखेंगे और हमारे जो हैं ख़ुद से ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनेंगे जिन इंस्टीट्यूशंस की बुनियाद पे यहाँ के इंजीनियर्स जो हैं वो और मज़ीद IT में जाके तरक्की करेंगे और हम खुद एक दिन इस काबिल हो जाएंगे कि जो मज़ीद IT में जो है हम खुद कफ़ील हो जाएंगे और मज़ीद जो है आगे बढ़ सकेंगे। अच्छा फैसल साहब, हमने कश्मीर के मामले को थोड़ा स्लो कर दिया जब से ज़ाहिर वो UN नेशन में ये मामला उठा था। उसके बाद से हमने देखा कि हमारी जो एक कोशिशें होनी चाहिए थी वो उस तरह से ना हुई, लेकिन अभी हालिया जो दोबारा से पाकिस्तान ने कश्मीर के मामले पर आवाज़ उठाना शुरू की है, फिर वज़ीर-ए-आज़म का दौरा मलाइशिया, तुर्क सदर का पाकिस्तान आना, उनसे कश्मीर के मामले पर हिमायत मिलना, क्या आपको लगता है हुकूमत को एक बार फिर भरपूर तरीके से काम करने की ज़रूरत है? ये तमाम तरह हमारे जो हमसाया ममालिक हैं इनको साथ लेकर एक ही पेज पर आएँ और कश्मीर के मामले को फिर उठाएँ? देखिए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जब से हुकूमत आई है और कश्मीर का ये इशू बना है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब भी कोई फॉरेन विजिट पे गए हैं तो उन्होंने कश्मीर के हवाले से हमेशा बात की है और अपने मौक़िफ़ को मनवाने में हर मुमकिन कोशिश की है। और इसमें दो मुस्लिम उम्मा में से तुर्की हो या मलेशिया हो, उन्होंने हमारा बड़े एहसन तरीके के साथ दिया है। और पिछले दिनों में जब एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसकी अमजद शैब साहब ने भी बात की, तो पाकिस्तान उसमें किसी वजह से
पार्टिसिपेट ना कर सका, तो ये एक खबर भी बनी और लोगों का, कुछ लोगों ने ये कहा कि शायद जो है तुर्की और ईरान जो है और मलेशिया ये एक आपस में इत्तफाक कर रहे हैं और पाकिस्तान उस इत्तफाक का हिस्सा मुस्लिम उम्मा में नहीं बन सका। तो इस हवाले से भी ये दौरा जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है कि ये जो इस तरह की बदगुमानी की खबरें थी वो भी मैं समझता हूँ कि न सिर्फ दम तोड़ चुकी हैं बल्कि प्राइम मिनिस्टर बल्कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की फॉरेन पॉलिसी के नतीजे में जो है वो चीज़ें बेहतर हो रही हैं। कश्मीर के इश्यूज़ को जो है, ये देखें, इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं वो कोई मुख्तसर टाइम में हल होने वाले नहीं होते, लेकिन पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ जिस अंदाज के साथ पेश कर रहा है अपने कश्मीरी भाइयों के लिए, मैं समझता हूँ कि ये एक दिन ज़रूर आएगा कि कश्मीरी भाई आज़ाद भी होंगे और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से उन्हें आज़ादी भी नसीब होगी और हक़ खुद इरादियत का जो फैसला ऑलरेडी अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ करारदाद पेश हुई थी उस पर अमल दरामद भी ज़रूर होगा और पाकिस्तान इसमें अपना एक वाइटल किरदार जो है वो अदा करता रहेगा। पॉइंट टेकन। फैसल अजीज़ खान साहब में ज्वाइन करें, चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। फैसल साहब, जो तुर्की का हमेशा से एक ताल्लुक़ रहा है पाकिस्तान के साथ, वो हमेशा से अच्छा रहा, ब्रादर मुल्क है हमारा, ताल्लुकात बड़े अच्छे रहे पाकिस्तान की और तुर्की के। ये जो हालिया दौरा है तुर्क सदर का, उसको आप किस तरह देखते हैं, खासतौर पर तिजारत के हवाले से, सरमायाकारी के हवाले से और कश्मीर के मामले के हवाले से? देखिए, ये पाकिस्तान और टर्क, ये दोनों जिस तरह से हिस्टोरिकली पाकिस्तान और टर्क एक दूसरे के करीब हैं, मैं समझता हूँ कि ये जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो में जो चैलेंजेस हैं और जिस तरह दोनों ममालिक की क़यादत एक सिमत में आगे बढ़ रही है, एक नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है। ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक ट्रेड पाकिस्तान और टर्की के दरमियान एक नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है और जो गलत फहमियाँ भी थी उनका भी खात्मा होने जा रहा है और कुछ ऐसे मामले से पाकिस्तान को और टर्की को, दोनों की इकोनॉमी को फ़ायदा पहुँचेगा। अरे जिस तरह इमरान खान साहब एक रोल प्ले कर रहे हैं और एक ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं जिसमें मुस्लिम ममालिक को करीब लाने के लिए खुसूसन मलेशिया और टर्की को बहुत ज़्यादा करीब अब महसूस करते हैं, पाकिस्तानी भी और मौजूदा हुकूमत भी बहुत करीब महसूस करती है और हम अमली तौर पर देख रहे हैं कि इन कुर्बतों से अब समारात जो हैं वो दोनों मुल्कों के अवाम को मिलने चाहें। तो अब समारात की सूरत के अंदर देखते हैं कि ट्रेड के कौन कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं और ये जो दोहरी शरीयत वाला मामला है इसको किस तरह एक्सिक्यूट करते हैं। तो ये एक मिसाल होगा दोहरी शरीयत वाली चीज़, ये शायद दुनिया में और कई कंट्रीज के दरमियान इस तरह की चीज़ ना हो, इंक्लूडिंग मुस्लिम ममालिक के दरमियान इस तरह की चीज़ नहीं है जो चीज़ होने के लिए जा रही है। तो गर्मजोशी है, ताउन है, कश्मीर के पॉइंट के ऊपर एक तरह है मुस्लिम दुनिया को जमा करने का। सब एक और पॉइंट है, जरा उस पर भी थोड़ा सा अपना तज़िया दे दें। ज़ाहिर तुर्की जो है वो सीपैक में भी अपनी शराकतदारी चाहता है, खासतौर पर खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स जो हैं उसमें वो चाहता है कि वो भी अपना हिस्सा डाले। ये कितना बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए? देखिए, पाकिस्तान तो इस वक्त वेलकम कर रहा है इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट अगर मलेशियन टर्की की पाकिस्तान उसको वेलकम करेगा। टर्की की ख्वाहिश है कि सी पैक के अंदर आए। इससे पहले हमने देखा है कि सऊदी अरब भी सी पैक के अंदर आने की ख्वाहिश का इजहार कर रहा है, ईरान भी आने की ख्वाहिश का इजहार कर रहा है। सी पैक जैसे प्रोजेक्ट के अंदर मुस्लिम ममालिक को जितना ज़्यादा हिस्सा मिले उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर है। तो ये रोल टर्की अपना रोल बढ़ाने के उसमें, और पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि सी पैक जैसे प्रोजेक्ट के अंदर जब ईरान आ जाएगा तो फिर रास्ता और ओपन होगा और टर्की तक पाकिस्तान पहुंच सकता है। एक ड्रीम कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं पाकिस्तानी क़यादत का, टर्की की क़यादत का, कि एक ट्रेन का लिंक जो है वो पाकिस्तान से टर्की तक। तो उसमें इतनी आसानी तो नहीं, लेकिन लीडरशिप्स की एग्रीमेंट के तहत ये चीज़ें आसान हो सकती हैं, क्योंकि चाइना जो है वो इस तरह का रोल चाहता है कि वो एशिया और यूरोप तक जो है वो पाकिस्तान के थ्रू फैले और दूसरे रूट जो है वो सिल्क रोड के थ्रू साइड से फैले। तो ये पॉजिटिव है। तो अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या काम हो जाता है। बिल्कुल सही, पॉजिटिव है, पॉइंट टेकन। फैसल साहब बहुत शुक्रिया, फैसल साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे हम जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ और भी इशूज़ हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस।
एक बार फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। ज़रा कुछ बात कर लेते हैं। आज बिलावल भुट्टो जो कि जेवी ओपल केस में नैब हेडक्वार्टर्स में पेश हुए, सवालनामा उनको दे दिया गया और उनको ये कहा गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ग्रुप कंपनी का 2008 से 2019 तक का तमाम रिकॉर्ड जो है वो मुहैया किया जाए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की फहरिस्त भी मांगी गई है और अपनी ज़ाती कंपनी के लिए 1.22 बिलियन रुपए जाली अकाउंट से निकलवाने का ये इल्ज़ाम है। उस पर बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। ज़रा आपको मैं गुफ्तगू सुना देती हूँ, फिर उस पर बात करेंगे। The Chief Justice of Pakistan himself stated कि बिलावल भुट्टो जरदारी बेगुनाह है। नैब का कोई ताल्लुक नहीं होता प्राइवेट ट्रांजैक्शंस के दरमियान, जब मैं उस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं था। तो नैब का क्या तुक बनता है कि मुझे बुलाया जाए? हम इस PTIMF डील के खिलाफ हमारा जद्दोजहद का आगाज करेंगे तो फौरन बाद एक और नोटिस आता है। अगर मैं गिरफ्तार होता है तो फिर मेरा आवाज़ आसिफा भुट्टो जरदारी होगी और उम्मीद रखता हूं कि जल्द से जल्द हमारा ऑपोजिशन लीडर भी इस मुल्क में होगा और अपना किरदार अदा करेगा। हम इस PTIMF बजट को फाड़ के उड़ा देंगे। आपने इस मुल्क के गरीब अवाम को, इस मुल्क के मजदूरों, इस मुल्क के किसानों को, इस मुल्क के सफेद पोश तबका को, इस मुल्क के छोटे ताजरों को आपने उन सब का मुआशी कत्ल कर दिया है। और बिलावल भुट्टो की इस बात का जवाब दिया मुआविन खुसूसी वाला एहतसाब शहजाद अकबर साहब ने। क्या कहा उन्होंने वो भी देख लें। पहले आपको याद है इनके एक और बुजुर्ग थे जिन्होंने कहा मुझे क्यों निकाला और अभी आए हैं मुझे क्यों बुलाया। पहले आते हैं कि मुझे क्यों बुलाया। तो ये जो इनको बुलाया था ये जेवी ओपल जॉइंट वेंचर है, ओपल 225 इस केस का नाम है। जाली बैंक अकाउंट, उन चीज़ों को लेके और उसके अंदर से जो चीज़ें सामने आई उसके नतीजे में नैब को ये मामला रेफ़र कर दिया गया। जरदारी ग्रुप कंपनी ने तकरीबन 1.25 अरब रुपए की इस कंपनी के अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग की है। ये पैरा 35 है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का, जिसके अंदर ये ऑर्डर किया गया था कि ये मामला नैब को भिजवाया जा रहा है। उन्होंने तो लिख दिया कि नैब इस वक्त आपके तमाम मुकदमों की तफ्तीश करेगी और तफ्तीश करने के बाद अगर इस नतीजे पे पहुंचेगी कि आपने कोई जुर्म किया है तो आपका नाम ECL में भी डलवा सकती है फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके, जो उसका प्रोसीजर है उसके मुताबिक, और आपके खिलाफ केसेस भी किए जा सकते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि इनको बहुत ज़्यादा डील दी जा रही है नैब की तरफ से। एक आम शख्स अगर एक तहकीकाती इदारे के सामने, ये तो नैब है, पुलिस के सामने झूठ बोले तो उसको फ़ौरन उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है। तमाम सूरत हाल बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब। हसन साहब, अभी जो शहजाद अकबर साहब बात कर रहे थे, गुफ्तगू आपने सुनी होगी, वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नैब को ये केस रेफ़र किया गया। बिलावल साहब ने बात की कि जब मैं महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करता हूँ तो मुझे नैब का नोटिफिकेशन मिल जाता है। इस बात का महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज से क्या लिंक है? हसन साहब, हसन साहब की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही, दोबारा रब्ता करने की कोशिश की बात हम तक आए। अच्छा, एक और चीज़ का जिक्र है फैसल साहब, मैं आपसे उस हवाले से बात करना चाहूँगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज रिमार्क्स दिए हैं नारोवाल केस में। उन्होंने कहा कि नैब लोगों को गिरफ्तार क्यों करता है, गिरफ्तार करके तो उनकी किरदार कशी की जाती है। गिरफ्तार करना किसी भी केस को चलाने के लिए क्या बहुत ज़रूरी होता है? ये नैब प्रोसिक्यूटर से उन्होंने सवालात किए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जजमेंट में कुछ ऐसी ही बात कर चुकी है। तो क्या नैब का इदारा लोगों की पगड़ियाँ उछालने के लिए है या वाकई एहतसाब का अमल कर रहा है नैब का इदारा? देखिए, नैब का इदारा जो है, मैं तो पहले भी कई दफ़ा एक इंडिपेंडेंट इदारा है, इसमें हुकूमत वक्त जो है उसका कोई किसी किस्म का भी कोई किरदार नहीं, ना किसी केस के हवाले से कोई किरदार है, ना ही कोई जिस तरह के शहजाद अकबर साहब ने बात की कि अगर
मैंने तो ये कहा ही नहीं। आपकी बात की ही तरफ आ रहा हूँ, मैं आपकी बात की ही तरफ आ रहा हूं। और मैं देखें, नैब अगर किसी शख्स को जो है बगैर एविडेंस के, बगैर समात के उठाता है, तो जो लोग कोर्ट्स में गए हैं, कोर्ट्स ने उन्हें रिलीफ दे दी है। इसमें तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात ही नहीं कि अगर नैब किसी को बगैर किसी वजह के, बगैर किसी केस के, बगैर किसी एविडेंस के अगर उसको उठाता है, उसकी प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं होती, उसकी प्रॉपर प्रोसिक्यूशन वो नहीं कर सकता, तो कोर्ट में रिलीफ मिल जाता है। और जिन लोगों को रिलीफ मिला है, मैं समझता हूं कि उनकी बुनियादी वजह भी यही है कि नैब जो है वो प्रॉपर केस शायद आप परसू नहीं कर सका। हालांकि ये फैक्ट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने बात की है वो रियलिटी है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यही एक इदारा है। मैं समझता हूं कि नैब की अगर परफॉर्मेंस के हवाले से बात की जाए, तो जहां नैब में कुछ ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वहीं पे नैब ने ऐसे काम किए हैं जो नैब ने कमजोर है। बिल्कुल, प्रोसिक्यूशन क्या करती है, फिर जमानतें कैसे हो जाती हैं, मैं उस तरफ आऊंगी। लेकिन जरा हसन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जरा उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं। हसन साहब, सवाल जो मेरा आपसे था वो ये था कि शहजाद अकबर साहब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नैब को ये केस रेफर किया गया, लेकिन आज बिलावल साहब ने कहा कि जब भी मैं बात करता हूं महंगाई पर तो मुझे नैब का नोटिफिकेशन आ जाता है। इससे इस बात का क्या लिंक है हसन साहब? देखें, ये भैया आप सारी कौम के सामने है। जिस वक्त भी मुल्क बहरानों में होता है और बिलावल साहब उस पर बात करते हैं, तो उस वक्त ही नैब का नोटिस आ जाता है। अब ये तो सारी कौम जानती है। अब जो हालात इस वक्त महंगाई के थे, चेयरमैन साहब ने 1-2 रोज पहले बात की, और पहले उनके जो असेंबली के अंदर मौजूद लोग थे, उन्होंने जिस अंदाज में उसको शोला बयानी और ज़ुमाइनी इस्तेमाल करके उनके मौक़िफ़ को पसे पुश डालने की कोशिश की, वो सारी कौम देख रही थी। और जहां तक ताल्लुक शहजाद अकबर साहब का है, ये जब मुल्क में आमरीत होती है या आमरीत की बाकियात होती हैं, तो उस वक्त शहजाद अकबर हो या इनसे पहले वो एक सैफुर रहमान साहब थे, वो भी इसी किस्म की बातें करते थे। और फिर वक्त आने पे उनकी माफियां और मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी माजरत और माफियां, और ये इकरार किया गया कि वो पॉलिटिकल एंड ने मुकदमात कायम किए थे। ये भी इसी तरह सारा सिलसिला जो है वो चल रहा है। अब शहजाद अकबर साहब ने एक आखिर में जुमला बोला कि ये तो नैब है, अगर कोई पुलिस के सामने भी झूठ बोले तो उसको उठा के पुलिस अंदर कर देती है। तो मैं यहाँ कहता हूँ कि एक है वो पूरी कौम के सामने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़ा होके झूठ बोलता है, कंटेनर पे खड़ा होके झूठ बोलता है, लोगों को 1 करोड़ नौकरी का झांसा देता है, वोट बटोरता है, और फिर इलेक्ट होके कहता है कि सरकारी नौकरी जो है उससे तो लोग तबाह बर्बाद हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, कायल हो जाते हैं, उनको काम करने की आदत नहीं रहती, क्योंकि वो तनख्वाह बटोरते हैं और काम नहीं करते और फिर पेंशन लेते हैं। इस किस्म की वो बातें जो हर रोज कौम के सामने झूठ बोलता है, उसको अंदर क्यों नहीं किया जाता? के खिलाफ रेफरेंसेस मौजूद है नैब के पास, क्यों नहीं उसके रेफरेंसेस दायर होते और क्यों नहीं उसको पकड़कर अंदर किया जाता? क्यों नहीं स्पीकर कौमी असेंबली को पकड़कर अंदर किया जाता? क्यों नहीं परवेज खटक को पकड़कर अंदर किया जाता? क्यों नहीं सीएम केपीके को अंदर किया जाता? ये सिर्फ और सिर्फ जो है, जिस वक्त भी हम पीटीआई-एमएफ के बजट को रिजेक्ट करेंगे, जिस वक्त हम महंगाई पर बात करेंगे, जिस वक्त हम गरीबों को उनके हकूक देने की बात करेंगे, जिस वक्त हम इस मुल्क में पानी गैस के सस्ता करने की बात करेंगे, जब हम कहेंगे कि वजीर आजम कहता था जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़े। सर मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक में ले लूं, मैं आती हूं, आपकी बात कंटिन्यू करूंगी। असल साहब साथ रहिएगा, कंटिन्यू करते हैं। आपने हेलीकॉप्टर केस की और दीगर केसेस की बात की, उस पर भी जरा मैं हुकूमती मौक़िफ़ लूंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। एहतसाब के अमल की हम बात करें। अभी हसन साहब ने जो बात की, फैसल साहब, कि जो एहतसाब का अमल है
ये सुस्त हुकूमत के लोगों के लिए क्यों है? अगर हम हेलीकॉप्टर केस की बात कर लें तो उस केस के हवाले से खबरें आ रही हैं कि नैब ने वो केस बंद करने का फैसला कर लिया है। देखें, तनकीद करनी बड़ी आसान होती, तनकीद करनी जो है वो बड़ी आसान होती है। अगर फैसला इनके हक में आ जाए तो इदारों की क्या बात है, और अगर फैसला इनके खिलाफ आ जाए अपोजिशन के तो ये महंगाई पे बात करने की वजह से हो गया है। क्या ये खबर सही है कि नैब ने? मैं आपके सवाल की तरफ मैं आपके सवाल की ही तरफ आ रहा हूं कि नैब ने अगर ये फैसला किया है तो मैं समझता हूं ये फैसला दुरुस्त फैसला है। कैसे? उन्होंने ये समझा है कि इसमें मजीद जो है आगे बढ़ने की जरूरत नहीं और इसको बंद करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सियासी मदाखलत को इदारों में खत्म करने की बात की है। इदारों में सियासी मदाखलत खत्म है। आज इदारे जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं और मेरिट के मुताबिक फैसला करते हैं। अगर इदारा समझता है कि इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है तो जरूर बढ़ाना चाहिए, और इदारे अगर समझते हैं कि इसको खत्म होना चाहिए तो इसमें कोई दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। मगर सर क्यों नहीं होना चाहिए? वजीर आजम आखिरी बार 17 अगस्त को पेश हुए थे नैब के सामने, एक सवालनामा उनको दिया गया था, कई अफसरान के बयान भी रिकॉर्ड हुए थे, उसके बाद तो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जो है इदारे ने समझा कि इसके बाद मजीद इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं और इसको खत्म होना चाहिए, तो वो खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। देखिए, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज ऐसी नजर आएगी तो आगे आगे बढ़ा जाएगा। अगर समझा जाएगा कि इसको यहाँ पे डिस्पोज ऑफ होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, इसमें मजीद तहकीकात की जरूरत नहीं, तो ऐसे केसेस को यकीनन बंद होना चाहिए। और ये अगर केस बंद हो रहा है तो इसको होना भी चाहिए। अपोजिशन के खिलाफ हो तब भी बंद होने चाहिए, बिल्कुल बंद होने चाहिए और बंद हुए भी हैं। देखिए, क्या नैब ने जो है वो इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, उसमें बिला इम्तियाज चाहे कोई किसी का ताल्लुक गवर्नमेंट से हो या अपोजिशन से हो। अलीम खान साहब देख लें, सिफ्तैन खान साहब देख लें, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं। उन्होंने अपोजिशन के लोगों को भी टेकअप किया और गवर्नमेंट के लोगों को भी टेकअप किया जहां वो समझते थे। ठीक है हसन साहब, आप कितने मुतमईन हैं अभी फैसल साहब की इस बात से कि भाई अगर केस में नहीं आगे कोई इन्वेस्टिगेशन करने की गुंजाइश तो ठीक है, फिर बंद कर दें, तो ये तो सवाबदीद है एज साहब ब्यूरो की। जहाँ तक इदारों के एहतराम का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्यादा एहतराम कोई भी नहीं करता। हमने तो इदारों के सख्त से सख्त फैसले भी तस्लीम किए हैं। भट्टो साहब की फांसी जो है उसको पूरी दुनिया तस्लीम करती है, यहाँ तक कि वो जो जजेस उसमें मुलव्वस थे, फैसला करने वाले थे, इन्वॉल्व थे, वो भी नसीम हसन शाह साहब भी कह चुके हैं कि भुट्टो का कत्ल जो था वो अदालती कत्ल था। हमने तो वो फैसला इनसे तस्लीम नहीं होते। ये मुशर्रफ का फैसला आया, इनकी चीखें नहीं निकल गई थी। क्या फर्क पड़ गया था अगर एक ट्रेटर को फांसी की सजा हो गई थी? जहां तक ताल्लुक गैर इंसानी और वो था तो उसका पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि नहीं, घसीटना और लटकाना ये मुनासिब नहीं है, बाकी अदालत का काम है। अगर वो फैसला करती हैं तो फैसले तो तस्लीम ये नहीं करते। और जहां तक इदारे का ताल्लुक नैब का है तो नैब से तो हमारे पहले दिन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया था। हमेशा सियासी मुखालफीन को इससे निशाना बनाया जाता है, उनकी सियासी वफादारियां तब्दील करवाई जाती हैं, उनसे इश्यूज से तवज्जो हटाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, उसमें जवाब चेयरमैन साहब दे दिया। जाते जाते बस ये बता दें कि अगर बिलावल भुट्टो के इस केस में गिरफ्तार किया जाता है तो पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या होगी? सुमैया, सिर्फ एक सेकंड मुझे दे दीजिएगा, मैं एक लाइन में आपको मुकम्मल कर देता हूँ। मैंने अर्ज की है कि हम इदारों के पाबंद हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चेयरमैन बिलावल जो है वो इनोसेंट है और वो अपनी माँ की लेगेसी को लेकर चल रहा है, उसको ना तंग किया जाए। ये इदारे ने फैसला किया था, हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा था। उसको ना इस इदारे ने माना है और ना ही ये मानने को तैयार है और कहते हैं। जहां तक ताल्लुक आपके सवाल का है तो पीपल्स पार्टी हमेशा इन ओछे हथकंडों के लिए तैयार रहती है। अगर खुदा न खास्ता चेयरमैन बिलावल को कोई नुकसान पहुंचता है, उनकी गिरफ्तारी होती है, तो उसके बाद हमारी आसफा भुट्टो है,
वो मैदान में होंगी, वही बीबी का आलम लेके आगे चलेंगी और सारी जमहूरी इक़्तिदार के लिए, मुआशी हकूक के लिए, इंसानी हकूक के लिए वो जदोजहद करती रहेंगी। और ये जो अब PIMF का बजट है, ये हम नहीं मानेंगे, चाहे नैब जो है वो पूरी पीपल्स पार्टी को कर दे, लेकिन हम इसको आप लोग मंजूर नहीं करेंगे। बिल्कुल सही सर पॉइंट है कि हसन साहब बहुत शुक्रिया, फैसल अयाज साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम खत्म होता है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।